नमस्कार, मैं शिराज। कमिटमेंट करके पीछे हटना ज़रूरी नहीं कि हमेशा फ़ायदेमंद होता है, कभी कभी ये नुकसान भी दे जाता है। जी हाँ, ऐसा ही हाल ही में कुछ भारत के साथ हुआ जब ईरान से खबर आई कि चाबहार पोर्ट से ज़ाहिदान तक, जो कि अफ़गान बॉर्डर तक लगता है, रेल पटरी बिछाने का जो कार्य था, जो एग्रीमेंट था, वो अब ईरान ने भारत से ले लिया है और वो खुद ही इसकी फंडिंग करेगा और खुद अपना काम जारी रखेगा। तो भारत के लिए इसके क्या मायने हैं, किस तरीके से भारत इसे देखेगा। फॉरेन पॉलिसी अगर बात की जाए, यहाँ पे विदेश नीति की भारत की बात की जाए ईरान को लेकर, वो किस तरीके से पिछले कुछ दिनों में चेंज हुई है, क्या नुकसान उठाना पड़ रहा है भारत को। सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि एक आम इंसान पर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, तो आज इसी बारे में बात करेंगे हम। तो आइए चलते हैं चाबहार। इस इशू को समझने के लिए हमें ईरान के चाबहार से अफ़गानिस्तान चलने की ज़रूरत है और अफ़गानिस्तान की इम्पोर्टेंस समझने की ज़रूरत है, जो कि ब्रिटिश काल से ही काफ़ी अहम भूमिका निभाता आया है। ब्रिटिश काल से ही इसे जैसे हम कह सकते हैं कि स्ट्रेटेजिकली और सिक्योरिटी के पर्पज़ से इसे बफर जोन बना दिया गया ताकि नॉर्थ से सोवियत इन्वेजन को रोका जा सके। आज़ादी के बाद से भारत को निश्चित रूप से इसमें अपनी प्रेजेंस बनाए रखनी थी, लेकिन 1948 की जंग के बाद जो हम ये पोर्शन देख रहे हैं कश्मीर का, वो पाकिस्तान के पास चला जाता है और जो हमारी 106 किलोमीटर लंबी अफ़गानिस्तान से लगती बॉर्डर है, वो भी उसका एक्सेस काबुल पे जो एक्सेस है वो रुक जाता है। दूसरा रास्ता जो हमारा अफ़गानिस्तान पहुंचने वाला है वो पाकिस्तान के इस्लामाबाद से होता हुआ काबुल पर पहुंचा जा सकता है, लेकिन अफसोस पाकिस्तान हमें जाने की इजाज़त नहीं देता। तीसरा जो रूट हम देखते हैं वो सी लेन के थ्रू है। गुजरात के कांडला पोर्ट से हम पहले ईरान के चाबहार पहुँचें, ज़ाहिदान होते हुए, ज़ारंज होते हुए और काबुल पहुँचा जाए। इसी प्रकार मुंबई के नाहवा शेवा से हम चाबहार पहुँचें और ये रूट आगे बने। अब इसकी शुरुआत 2003 में होती है कि हम एक हाईवे बनाएंगे और एक रेल लाइन भी बनाएंगे इसके ईरान के पोर्ट से ज़ाहिदान तक। लेकिन 2016 में ट्राइलेटरल एग्रीमेंट होता है जिसमें अफ़गानिस्तान भी, ईरान और भारत एक ट्राइलेटरल एग्रीमेंट के द्वारा इस पूरे काम को अंजाम देंगे। अब ये जो चाबहार पोर्ट है ये 2018 में शुरू हो जाता है और कुछ सप्लाई रोड के माध्यम से, हाईवे के माध्यम से ज़ारान से काबुल पहुंचने लगती है। लेकिन अफसोस खबर आती है 2020 के जुलाई में कि जो रेल पटरी बनाने का जो काम था वो भारत के हाथों से छिन जाता है और अब ईरान अपने ही फंड से इसे अंजाम दे रहा है। ऐसी क्या वजहें होती हैं कि ईरान इसे खुद बनाने का ज़िम्मा लेता है और भारत को एग्ज़िट दिखा देता है? तो आइए पता करते हैं। अब इसके इमीडिएट कॉजेज़ की अगर बात की जाए तो निश्चित रूप से यूएस के सैंक्शंस रहे हैं, हम सब जानते हैं, ईरान पर, और इसलिए हमारा काम कुछ जो डिले हुआ है निश्चित रूप से वो ईरान को थोड़ा नागवार गुजरा। लेकिन बाद में हमें एक फेवर मिल जाता है यूएस से, जो हमें कहीं ना कहीं इस काम के लिए मिलता है कि हम अपना कुछ काम, अपना जो रुका हुआ है वो हम करा सकें। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है कि जो ये इंफ्रास्ट्रक्चर का जो काम है इसमें हमें कुछ क्रेन्स की ज़रूरत पड़ती हैं जो ज़रूरी होती हैं, और वो क्रेन भारत के पास उपलब्ध नहीं है, वो बाहर से आयात करनी पड़ती हैं। अब जो बाहर की कंपनियां हैं वो इस सैंक्शंस के डर से ईरान नहीं भेज पा रही थी, इसलिए भी कुछ देर होती है। दूसरी चीज़ ये कि ईरान के साथ हमारा कुछ कॉन्ट्रैक्ट डिसएग्रीमेंट्स भी रहे हैं काफ़ी, और ये हार्ड बार्गेनिंग भी हमने की, और निश्चित रूप से ये होनी भी चाहिए। अगर हम देखें तो ये ठीक भी है, लेकिन इसका भी एक जिसे कहते हैं डिले हुआ, इसकी वजह से भी काफ़ी, जो ईरान को फिर से नागवार गुजरता है।
इसी बीच एक हाल ही में न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट आती है जो बताती है कि ईरान और चाइना के बीच एक 25 साल की एक डील होती है, जिसके माध्यम से ईरान चाइना से 4G की टेक्नोलॉजी लेगा, 5G की टेक्नोलॉजी लेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर में उसकी मदद करेगा। तो एक ईरान को एक अल्टरनेटिव रूट मिल जाता है भारत के अलावा, जो उसके पास ऑप्शंस हैं। दूसरी चीज़ ये कि ऐसा नहीं है कि भारत का रिकॉर्ड बहुत शानदार रहा है दूसरे देशों में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। हम नेपाल की बात करें, 1991 से पंचेश्वर डैम का काम चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ऐसे ही अगर हम देखें, भारत म्यांमार और थाईलैंड का एक ट्राइलेटरल हाईवे बन रहा है, वो क्या प्रोग्रेस है उसकी, उसका भी ठीक से अभी असेसमेंट नहीं हो पा रहा है। श्रीलंका में भी हमने काफ़ी काम किया, लेकिन वो इतना लेट होता है कि हमारी गुडविल एक बनने से पहले ही ख़राब होने लगती है। तो ये कुछ इमीडिएट कॉजेज़ हैं इसके कि जिसकी वजह से भारत को ये जो प्रोजेक्ट है ये छीना गया, और निश्चित रूप से भारत को इससे काफ़ी नुकसान भी हो रहा है। अगर हम ब्रॉडर कंटेक्स्ट में बात की जाए ईरान को लेकर, भारत की एक फॉरेन पॉलिसी, एक विदेश नीति क्या रही है, तो उसको हम किस तरीके से देखते हैं। ये जनरली शुरू होता है 2018 से, जब ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन 2015 में डील साइन करता है और 2018 में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन उस डील से विड्रॉल कर जाता है, वापस हो जाता है। अब वो यूनिलेटरल सैंक्शन लगाता है। अब के सैंक्शंस में और पुराने सैंक्शंस में क्या फ़र्क है? पहले के जो सैंक्शंस थे वो यूएन बेस्ड सैंक्शंस थे, जो यूएन एक आपसी सहमति से ईरान पे अपने सैंक्शंस लगाता था। लेकिन अब जो सैंक्शंस लगे हैं वो यूएस के यूनिलेटरल सैंक्शंस हैं, यानी कि वो यूएन से उसका कोई लेना देना नहीं है। भारत हमेशा से यूएन द्वारा इम्पोज सैंक्शंस को मानता आया है, लेकिन पहली बार ऐसा हुआ जब भारत ने यूनिलेटरल सैंक्शंस को माना और ईरान से अपना जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता था वो कम कर दिया। इससे क्या नुकसान हुआ भारत को? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर सवाल खड़े होने शुरू हुए। जी हाँ, जब आपने किसी एक देश के कहने पर अपना फॉरेन पॉलिसी बदली और उसको चेंज किया एक देश के कहने पर, तो वो एक आपकी ऑटोनॉमी, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी पर सवाल खड़े होना निश्चित रूप से लाजमी है। दूसरा, इससे क्या नुकसान हुआ भारत को, जो खाड़ी में जो ईरान का फरजाद बी गैस फील्ड है उससे भी भारत हाथ धोता दिख रहा है। निश्चित रूप से ये काफ़ी नुकसानदेह साबित हो रहा। अब जब भारत के साथ और देश पीछे हट रहे थे, उससे दूरी बनाने लगे थे, तभी चाइना की इसमें एंट्री होती है। जी हाँ, ये चाइना 2006 में जब यूएन द्वारा सैंक्शंस लगे थे तब भी आया और तब भी इसने ईरान का साथ दिया, और अब दोबारा फिर उसका साथ दे रहा है। इससे स्ट्रेटेजिक रूप से क्या फ़र्क पड़ता है, हम देखते हैं कि चाइना और पाकिस्तान, सब जानते हैं, ऑल वेदर फ्रेंड कहलाते हैं। अब इसमें ये ईरान को भी शामिल करने की इनकी एक सोच रही है, और यही एक रीज़न है जब पाकिस्तान के बलूचिस्तान में टेररिस्ट अटैक होते हैं तो पाकिस्तान हमेशा से एक ब्लेम करता आया ईरान को कि भाई आपकी इसमें कहीं ना कहीं भूमिका है। और लेकिन ये पहली बार हुआ जब हाल ही में अटैक हुए तो पाकिस्तान का रवैया जो था ईरान को लेके वो बहुत सॉफ्ट था। तो ये एक आर्क बनता दिख रहा है। इस आर्क को जो एक एक्सिस के रूप में हम देख सकते हैं, वो तब और बल मिलता है जब ईरान के एम्बेसडर इस्लामाबाद में एक गोल्डन रिंग की बात करते हैं जिसमें 4 देश शामिल होंगे, ईरान, पाकिस्तान, चाइना और टर्की। तो ये भारत के लिए सामरिक रूप से काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। दूसरा ये कि ईरान के साउथ में एक पोर्ट है जो कि अनडेवलप्ड पोर्ट है अभी, उसको ईरान आने वाले समय में एक अपना टॉप लोडिंग पॉइंट बनाना चाहता है। लेकिन यहाँ देखने वाली बात यह है, चाइना इस चाहता है कि उसको इसका ज़िम्मा मिले, डुअल यूज़ के लिए ज़िम्मा मिले, और अगर ऐसा होता है तो ये बहुत ही भारत के लिए एक स्ट्रेटेजिक, एक सामरिक रूप से नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस पोर्ट की खूबी ये है कि ये खाड़ी के बाहर स्थित है, यानी कि किसी वजह से इस खाड़ी को अगर ब्लॉक कर दिया जाता है, जो कि ज़्यादातर पूरी
पूरे विश्व का जो जो क्रूड ऑयल है वो इस यहाँ से पास होता है। अगर किसी वजह से ईरान इसे ब्लॉक करता है या कोई और ब्लॉक करता है तो ईरान के पास एक अल्टरनेटिव ऑप्शन होगा कि वो यहाँ से अपना सारा सामान बाहर भेज सके। ये एक बहुत ही रेयर सर्कमस्टेंसेस की बात होती है, लेकिन फिर भी एक ऑप्शंस कंट्रीज़ अपने पास रखते हैं बचा के। तो अब हम देखते हैं कि चाइना के पास ग्वादर में एक पोर्ट, एक बंदर जस्क में एक पोर्ट और एक जिबूती में अफ्रीका में। तो ये एक सी लेन्स को एक घेरने वाला एक आर्क बन जाता है जो कि भारत के लिए काफ़ी नुकसानदेह साबित हो सकता है। तीसरी चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, पॉलिटिकली अगर हम देखें तो ईरान का पिछले कुछ दिनों में भारत के लिए एक नेगेटिव व्यू रहा है। अगर हम आर्टिकल 370 की बात करें जो भारत ने अगस्त में हटाया था, उसको लेकर ईरानी लीडरशिप ने काफ़ी क्रिटिकल वे में इसे देखा और अपना रुख साफ किया। अब हम इकोनॉमिक वे में अगर इस चीज़ को देखें कि ईरान के तेल की अगर बात की जाए जो कि भारत ने कम कर दिया, तो ईरान के जो क्रूड ऑयल है इसकी कुछ खूबियां हैं जो शायद हम नहीं जानते और जानना ज़रूरी है कि एक आम इंसान इनसे कैसे प्रभावित होता है, आप और मैं। तो ईरान हमें कुछ सहूलियत देता है अपने इस ऑयल के लिए, जैसे कि एक 60 डेज क्रेडिट सिस्टम है ईरान का, यानी कि अगर हम 1 अगस्त में कोई शिपमेंट की डील करते हैं 60 डेज क्रेडिट सिस्टम के हिसाब से हम 1 अक्टूबर तक उसका पेमेंट कर सकते हैं। जी हाँ, ये कोई और मुल्क भारत को नहीं देता। दूसरा, ईरान हमें फ्री शिपिंग देता है, इंश्योरेंस की व्यवस्था देता है हमें, वो भी फ्री होती है। हम ईरान से जो ट्रेड करते हैं ऑयल का वो रुपये और रियाल में करते हैं, हम डॉलर में कन्वर्ट नहीं करते हैं अपनी करेंसी को। यानी कि जो एक कन्वर्टिबिलिटी की एक इजी एक रूट है हमारा, उसकी जो पेमेंट सिस्टम है हमारा वो रुपये और रियाल में होता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि जो ऑयल की जो क्वालिटी है ईरान की वो एक बेहतरीन क्वालिटी मानी जाती है ईरान की, और उसमें इम्प्योरिटीज़ की मात्रा बहुत कम होती है, जिस कारण जो रिफाइनरीज़ हैं हमारे देश की जब वो ऑयल को रिफ़ाइन करती हैं तो उन्हें उनकी लागत कम आती है, इसीलिए उनका प्रॉफिट बढ़ जाता है और ये एक हद तक हमें जो बेनिफिट है इसका वो कंज्यूमर तक पहुंचता है। अब हमने ये ऑयल की शिपमेंट हमने कम कर दी, अब हमें कहीं से तो इसका ऑयल जो है लेना पड़ेगा, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा हमें अपना ऑयल इंपोर्ट। तो हम गए यूएस के पास। जी हाँ, अब आप देखिए पॉलिटिकली किस तरीके से इसे घुमाया गया। हमें तेल लेने के लिए रोक लगाई गई ईरान से और हमें मजबूर किया गया कि हम कहीं और से लें। अब वो हम कहाँ से लेना शुरू किया, हमने वो अमेरिका से लेना शुरू किया। अब जब हमने यूएस से तेल लेना शुरू किया तो उसके हमें नुकसान देखने पड़ेंगे। पहला नुकसान, यूएस ईरान के मुकाबले दूर है तो हमारी शिपिंग की कॉस्ट बढ़ गई। यूएस की जो क्रूड ऑयल की जो क्वालिटी है वो ख़राब है ईरान के मुकाबले। दूसरी चीज़ ये, वहाँ कॉस्ट जो यूएस की जो कॉस्ट है जो उसकी निकालने की वो महंगी है, तो हमें उसका एक खामियाजा भुगतना पड़ रहा है, महंगा तेल ले रहे हैं। तो हम देखते हैं कि हम महंगा तेल लिया हमने, उसका हमारी इकोनॉमी पे कैसे प्रभाव पड़ा। केयर रेटिंग के हिसाब से हमने देखा 10% की अगर ऑयल में वृद्धि होती है तो जीडीपी के 0.4 से 0.5% की गिरावट होती है, जो करीब 10,500 करोड़ की बैठती है। तो ये नुकसान हमें झेला। हमने कैसे झेला? हमने वाशिंगटन में व्हाइट हाउस में डील फाइनल होती है ईरान को लेके, ठीक बात है, हमें कोई लेना देना नहीं है उससे अब तक, जो एक मीडिया में एक रिपोर्ट थी, लेकिन हमें अपना ऑयल सैंक्शन लगा दी गए, हमने ऑयल अपना कहीं और से लेना शुरू किया और महंगा ऑयल लेना हमने शुरू किया और एक जनरल एक आम इंसान पर उसका इस तरीके से प्रभाव पड़ने लगा। ये आप देखिए कहाँ से चीज़ कहाँ जाके टिकती है, कहाँ पहुँचती है। इकोनॉमी पे इसका दूसरे हिसाब से भी ये प्रभाव पड़ता है कि अब हम डॉलर में हम ट्रेड कर रहे हैं। निश्चित रूप से जब हम डॉलर्स में ट्रेड करने लग जाते हैं हमारी रुपये की वैल्यू जो है वो कम होने लगती है, इन्फ्लेशन बढ़ता है जिससे महंगाई बढ़ती है। अब जब महंगाई बढ़ी उसकी, तो हमने जो एक सामान्य व्यक्ति था जो 20 रुपये की वस्तु लेने को जो तैयार था वो अब 22 रुपये के लिए रहा, 25 रुपये के लिए रहा, यानी कि महंगाई बढ़ी है सिर्फ एक तेल को डाइवर्सिफाई करने के लिए।
यही चीज़ हमने वेनेजुएला में देखी, जब वेनेजुएला में सैंक्शन लगा दी गए। ऐसे ही कुछ फ़ायदे, कुछ सहूलियतें वेनेजुएला भी देता था, बिल्कुल वही रवैया अपनाया जाता है जो ईरान के साथ होता है। तो हमारी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, हमारी इकोनॉमिक ऑटोनॉमी पर ये एक सीधा वार होता है, और हमारी फॉरेन पॉलिसी की ये एक तरीके से एक हार के रूप में मैं इसे बताना चाहूँगा। तो अब इसमें क्या किया जा सकता है, इसके भारत के पास क्या ऑप्शंस बचते हैं, उस पर भी बात की जाए तो निश्चित रूप से डिप्लोमेटिकली हमें यूएस से, टॉप लीडरशिप से बात करनी चाहिए, और अपने कोर नेशनल इंटरेस्ट को हमें सामने रखना चाहिए कि हमारे एनर्जी से कोई समझौता नहीं किया जा सकता, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता, और हमें कम से कम ऑयल की शिपमेंट हमारी ईरान से जारी रखी जाए। दूसरा ये कि एक्सपर्ट्स का, जितने भी जियो पॉलिटिशियंस हैं, स्ट्रेटेजिक थिंकर हैं, सबका यही मानना है कि आप जल्दी से जल्दी ईरानी लीडरशिप से बात करिए। हम वेट नहीं कर सकते बिल्कुल कि ईरानियन लीडरशिप, जो वहाँ की मजलिस है, पार्लियामेंट है वहाँ की, वो इस डील को, जो चाइना की डील है, उसे ब्लॉक करेगी, क्योंकि हाल ही में रिसेंट इलेक्शंस में ईरान के रिफॉर्मिस्ट जो थे, 120 की जिनकी संख्या थी, वो 20 पे आ गए। जो कंजर्वेटिव्स हैं, राइट विंगर्स हैं ईरान में, हार्डलाइनर्स हैं, उनकी संख्या 86 थी, 86 थी, जो कि 221 पहुंच गई, यानी कि 290 की जो मजलिस है वहाँ पे, उनमें इनकी संख्या ज़्यादा हो गई, तो वो भी वहाँ अपोजिशन ज़्यादा होगी इस डील को लेकर। तो लेकिन हमें उनका वेट नहीं करना चाहिए, हमें जल्दी से जल्दी जाके जो लीडरशिप है ईरान की, उनसे बात करनी चाहिए। दूसरा, हम यूएस के प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस जो हैं नवंबर में, वो प्रस्तावित हैं, उसका भी हम वेट नहीं कर सकते कि डेमोक्रेट जो बिडेन आएंगे वहाँ, या रिपब्लिकन ट्रम्प की वापसी होगी, तो हमें उसका भी वेट नहीं कर सकते। हमें जल्दी से जल्दी यूएस के लीडरशिप से ही बात करनी चाहिए। तीसरा ये कि हम, इंफ्रास्ट्रक्चर का रिकॉर्ड हमारा ख़राब रहा है, तो हमें उसको सुधारने की ज़रूरत है, और एक अफ़गानिस्तान और ईरान में जिस तरीके से हम इंफ्रास्ट्रक्चर सुधारने के बाद इस स्ट्रेट को, इस लाइन को हम इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रेड कॉरिडोर की जो एक बात की जा रही है, जो सेंट्रल एशिया और वेस्ट एशिया और यूरोप तक जाएगा और रशिया तक जाएगा, उसको हमें जल्दी से जल्दी अमली जामा पहनाना चाहिए। दूसरा ये कि हमने ईरान को एक ऑयल सप्लायर के रूप में देखा, हमने अफ़गानिस्तान को हमेशा स्ट्रेटेजिकली और सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा, लेकिन अफसोस हमने कभी इन दोनों को ट्रेड के रूप में नहीं देखा, मार्केट के रूप में नहीं देखा। पोस्ट कोविड का टाइम होगा, डीग्लोबलाइजेशन की बात चल रही है, तो लोकल से ग्लोबल का एक फ्रेज आजकल चल रहा है, तो इसके मुताबिक एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की हमारी एक सोच है। तो जब मैन्युफैक्चरिंग के मार्केट में हम होंगे, हमारे पास प्रोडक्ट होंगे, लेकिन हमारा पास मार्केट होना भी बहुत ज़रूरी है। लेकिन उस मार्केट, हमें वो कहाँ मिलेगा मार्केट? तो ये मार्केट का एक बेहतरीन अल्टरनेटिव होगा हमारे पास ईरान में, सेंट्रल एशिया में, रशिया में, जो इसके माध्यम से आगे जाया जा सकता है। तो हमें इन चीज़ों पे गौर करने वाली बात ही है, और इस तरीके से हम अपने ईरान को लेकर फॉरेन पॉलिसी को एक बेहतर बना सकते हैं, और अपने कोर नेशनल इंटरेस्ट को हम सर्व कर सकते हैं। तो इश्यूज़ पर नज़र बनाए रखिए और चीज़ों को समझते रहिए। जय हिंद।